मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे ताला तोड़ा जा सकता। वैसे भी ताला तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। जो होना था वो तो हो ही चुका था। सीता ने जो वीडियो कैसेट हमारे लिए रखा था वो यकीनन डुप्लीकेट था। इसका ओरिजिनल तो वो कहीं गायब कर चुकी थी। सीता की वापसी 4 बजे के करीब हुई थी। इसने अंदर दाखिल होते ही वो उधड़ी हुई फ़िल्म देख ली। मुझे यकीन था कि इसका यही हशर होगा। वो बिखरी हुई फ़िल्म की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन इसकी ओरिजिनल कॉपी महफूज है। इसका तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए इसे घूरा। ऐसी चीज़ों के फ़ायदे तो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने रत्ना की तरफ देखा। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मैं सीता से मजीद कोई बात किए बगैर रत्ना को लेकर कमरे में आ गया। मैंने उस रोज़ रत्ना को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा था। उस रोज़ मैंने सीता से भी ज़्यादा बात नहीं की थी और इसे यही तासुर दिया था कि मैं इसके सामने हथियार डाल चुका हूँ। उस रात हम अगरचे मोहतात हो गए थे, मगर मैंने वो मूर्ति दीवार से उतार कर कील पर एक तस्वीर की जगह पर लगा दी थी। रत्ना रात भर बेचैन रही। कभी वो लेट जाती, कभी उठकर टहलने लगती और कभी कुर्सी पर बैठ जाती। वो कोई पारसा औरत नहीं थी। मुझसे मुलाकात से पहले वो एक तवाइफ की तरह ही ज़िंदगी गुजार रही थी। इसकी ज़िंदगी में न जाने कितने मर्द आए थे। मेरे साथ रहते हुए अरसा हो गया था, मगर किसी के साथ एक बिस्तर पर लेटना अलग बात थी और इन मकरूह हरकतों सकनात की फ़िल्म बनाना दूसरी बात। इसे इस बात का दुख था कि यह फ़िल्म न जाने कितने लोग देखेंगे। क्यों परेशान हो रही हो? मैंने इसे समझाने की कोशिश की। अगर हमें यहाँ रहना होता तो परेशानी की बात होती। हमें तो यहाँ रहना ही नहीं है। ये फ़िल्म किसी सिनेमा या डिश पर भी चला दी जाए तो हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? हमें यहाँ कोई नहीं जानता है और वैसे भी हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक कहते हो, हमें कोई नहीं जानता, हम यहाँ नहीं होंगे, मगर ज़िल्लत का एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। रत्ना ने कहा, हम कोशिश करेंगे कि जाने से पहले वो ओरिजिनल फ़िल्म भी तलाश करके ज़ाया कर दी जाए। मैंने कहा, मगर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? वो बोली, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने कहा, बस तुम ये बात जहन में रख लो कि कल शाम तक हम यहाँ से बहुत दूर जा चुके होंगे। कुछ देर तक खामोश रही और फिर मैं इसे समझाने लगा कि मेरा मंसूबा क्या है और इस पर किस तरह अमल किया जाएगा। क्या मैं फिर मजबूरी है, मैंने इसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया। बस यूँ समझ लो कि इसके बाद हमारी सारी कठिनाई दूर हो जाएंगी। ठीक है, रत्ना गहरा सांस लेते हुए बोली, क्या तुम समझते हो कि कल हमें मौका मिल जाएगा? हाँ, उम्मीद तो है। मैंने सर हिला दिया और फिर दूसरे दिन हमें वो मौका मिल भी गया। नाश्ते के बाद सीता बाहर चली गई। इसने कह दिया था कि वो दोपहर के खाने तक वापस आएगी। दूसरा लंबा तड़ंगा मुलाजिम फर्नीचर की डस्टिंग वगैरह कर रहा था। रत्ना लाउंज में बैठी हुई थी। मैं उठकर बाहर आ गया। चंद मिनट तक इधर उधर घूमता रहा, फिर दरख्त के नीचे घास पर लेट गया। तकरीबन 20 मिनट बाद बरामदे से रत्ना की आवाज़ सुनाई दी। वो मुझे पुकार रही थी। मैंने अपनी जगह से हरकत किए बगैर इसकी तरफ देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि रत्ना अपना काम कर चुकी है। इस वक्त इसके जिस्म पर लिबास भी ऐसा था कि इसे देखकर सीने में हलचल सी मचलने लगती थी। मैंने दोबारा इसकी आवाज़ सुनी, मगर अपनी जगह से हरकत नहीं की। तकरीबन 2 मिनट बाद मैंने अपने करीब गार्ड की आवाज़ सुनकर आंखें खोल दी और गार्ड की तरफ देखने लगा। क्या है? मैंने ख्वाबीदा से लहजे में पूछा। आपको श्रीमती जी बुला रही हैं, गार्ड ने कहा। मुझे बड़ी ज़ोर की नींद आ रही है यार, उठने को दिल नहीं चाहता। इसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जाओ इसे दे दो। मैंने दोबारा आंखें बंद कर लीं। गार्ड चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर इसने रत्ना की तरफ देखा और नपे तुले कदम उठाता हुआ बरामदे की तरफ चलने लगा। मैंने एक आंख खोल कर देखा, रत्ना गार्ड से कुछ कह रही थी और फिर गार्ड इसके साथ अंदर चला गया और इसके ठीक 3 मिनट बाद मैंने अंदर से फायर की दबी दबी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ ऐसी ही थी जैसे कोई फुसफुसा पटाखा चलाया गया हो। मैं उठकर तेज़ी से बरामदे की तरफ दौड़ा। रत्ना सीता वाले कमरे में थी। इसके लिबास का ऊपर का हिस्सा गायब था। दाएं हाथ में पिस्तौल था। गार्ड बेड पर पड़ा हुआ था और ठीक दिल के मुकाम पर सीने से बहने वाला खून चादर पर फैल रहा था। रत्ना ने पिस्तौल इसके सीने पर रखकर गोली चलाई थी, इसलिए फायर की आवाज़ ज़्यादा नहीं उभरी थी। मुझे देखकर रत्ना ने पिस्तौल बेड पर फेंक दिया और कमीज़ पहनने लगी। औरत को इस हालत में देखकर कमबख्त अपनी हवास खो बैठते हैं, वो बिड़बिड़ाते हुए कह रही थी। इसे इतना होश नहीं हो रहा था कि इसका पिस्तौल कब होलिस्टर से निकलकर मेरे हाथ में आया। इसे पता तो इस वक्त चला जब मैंने पिस्तौल इसके सीने पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। और वो दूसरा कहाँ है? मैंने पूछा। साथ वाले कमरे में, रत्ना ने जवाब दिया। हम दोनों दूसरे कमरे में आ गए। दूसरे लंबे तड़ंगे मुलाजिम की लाश कालीन पर पड़ी हुई थी। इसके गले में रस्सी पड़ी हुई थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि रस्सी का बंदोबस्त करने के बाद ही रत्ना इसे कमरे में लेकर आई थी। वो अगरचे खासा लंबा, तड़ंगा और ताकतवर था, मगर रत्ना भी बड़ी ऊंची थी। इसकी बाहों में भी ताकत और दिल में नफरत और इंतकाम की आग थी। वो इसके गले में रस्सी डालकर इसे बल देती चली गई। लंबे तड़ंगे मुलाजिम ने हाथ पैर जरूर मारे होंगे,
मगर गले में पड़े हुए फंदे ने इसे बेबस कर दिया था और आखिरकार वो अपनी जान से हाथ धो बैठा था। मैंने स्टोर रूम से एक हथौड़ा तलाश कर लिया और इस दरवाजे के सामने आ गया जिस पर ताला लगा हुआ था। हथौड़े की एक ही ज़रब से ताला टूट गया। मैं अंदर दाखिल हो गया। सामने वाली दीवार पर एक छोटे से शेल्फ पर वीडियो कैमरा रखा हुआ था। कैमरे के सामने दीवार में वो सुराख था जहां से दूसरे कमरे की फिल्म बनाई गई थी। मैंने कैमरा उठाकर फर्श पर फेंक दिया और हथौड़े की चंद ज़रबों से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और वीडियो फिल्म की तलाश में इधर उधर देखने लगा। एक अलमारी में सिर्फ 2 वीडियो कैसेट्स थीं। मैंने दोनों कैसेट तोड़ फोड़ दिए और फिर मैंने और रत्ना ने पूरा बंगला छान मारा। कहीं और कोई कैसेट नहीं मिला। सीता या तो वो कैसेट कहीं और ले जा चुकी है या इन दोनों में से कोई एक था जिन्हें मैं तोड़ फोड़ चुका हूँ। रत्ना अपनी तैयारी करने लगी। इसने अलमारी से अपना थैला निकाल लिया। मैं सीता के कमरे से अलमारी के ऊपर रखा हुआ एक सूट केस भी उठा लाया था और फिर रत्ना भी मेरे साथ इसी कमरे में आ गई। इसने सीता के वार्डरोब से चंद अच्छी साड़ियाँ और कुछ दीगर लिबास निकाल लिए और हम दोबारा इस कमरे में आ गए। रत्ना ने पहले 2 साड़ियाँ सूट केस में बिछाई, फिर अपने थैले का सामान रखा और इसके ऊपर दूसरे कपड़े और साड़ियाँ रखने लगी। इसने अपना लिबास उतार कर सीता ही की एक साड़ी पहन ली थी। सूटकेस का ताला लगाकर इसने चाबी अपने ब्लाउज के गिरेबान में डाल ली। अब हमारे पास इंतज़ार के सिवा और कोई काम नहीं था। सीता ने कहा था कि वो दोपहर के खाने तक वापस आएगी। इस वक्त 1 बजा था और यहाँ दोपहर का खाना 2-2:30 बजे के करीब खाया जाता था। रत्ना ने चाय बना ली जिसके साथ वो कुछ खाने को भी ले आई थी। चाय पीते हुए मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि सीता किसी और को साथ न ले आए। वैसे न जाने मेरे दिल में ये शुबा क्यों था कि वो आज किसी को साथ लेकर आएगी। 2 बजे के करीब हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। रत्ना उठकर तेज़ी से अपने कमरे में चली गई। मैं उठकर बाहर की तरफ लपका और गेट खोल दिया। इसके साथ ही मैंने अपने आप पर बदहवासी सितारी कर ली। गेट खुलते ही सीता कार अंदर ले आई। वो अकेली ही थी मगर गार्ड की बजाय मुझे देखकर इसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। गार्ड कहाँ मर गया? इसने कार रोककर पूछा। मैं जल्दी से गेट बंद करके कार के करीब आ गया। तुमने कहा था कि यहाँ हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अगर मुझे पता होता कि हमारे साथ इस तरह धोखा होगा तो क्या हुआ? क्या ज्यादती हुई है तुम्हारे साथ? इसने मेरी बात काट दी। तुम्हारे वो दोनों मुस्टंडे रचना को लेकर कमरे में घुसे हुए हैं। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा है। पता नहीं अब तक वो इस बेचारी का क्या हशर कर चुके होंगे। मैंने कहा, इनकी ये जुर्रत कैसे हुई? सीता के मुंह से गुर्राहट से निकली। मैं शूट कर दूंगी इन्हें, इन दोनों को। इसने कार एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दी और पोर्च में जाकर रोक ली। इस दौरान मैं भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। बरामदे वाले दरवाजे में हम इकट्ठे ही दाखिल हुए थे। वो इस तरफ हमारे कमरे में। मैंने इशारा किया। सीता मुझसे आगे थी। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। अंदर से रत्ना की घुटी घुटी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी जैसे अपने आप को किसी से बचाने की कोशिश कर रहे हो। रघु, दरवाज़ा खोल। सीता ने दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारते हुए कहा। सिर्फ 1 सेकंड बाद दरवाज़ा जोरदार झटके से खुल गया। मैंने सीता को जोरदार धक्का दिया। वो लड़खड़ाती हुई सामने बेड पर औंधे मुँह गिरी। इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो बेड पर गिरते ही सीधी हो गई। इसी लम्हे रत्ना भी दरवाजे की आड़ से निकल आई। ये क्या? सीता हकला कर रह गई। इसकी आंखों में खौफ उभर आया। रघु कहाँ है? वो दोनों तो निरिक में पहुंच चुके हैं और तुम्हें बहुत जल्द इनके पास पहुंचा दिया जाएगा। मैंने जवाब दिया। वो फिल्म कहाँ है? फिल्म एक ऐसी जगह जा चुकी है जहां तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। सीता ने जवाब दिया। लेकिन क्या तुम समझते हो कि यहाँ से निकल सकोगे? इस शहर के चारों तरफ से नाकाबंदी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी है। इस बंगले से निकलकर तुम चंद गज दूर नहीं जा सकोगे। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली। मैंने तुम पर एतमाद किया लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। मैं अब भी अपने वचन पर कायम हूँ। तुमने अगर मेरे दोनों आदमी मार दिए हैं तो मैं इन्हें भूल जाऊंगी और वादे के मुताबिक तुम्हें हिफाजत से इस शहर से बाहर पहुंचा दूंगी। क्या तुम समझती थी कि मैंने तुम्हारे सामने हथियार डाल दिए हैं और तुम्हारी बात मान ली थी? मैंने इसके चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। बात यह है सीता देवी कि मैंने पहले ही रोज तुम्हें पहचान लिया था कि तुम कौन हो और हमारी मदद क्यों कर रही हो। हमें भी पनाह की तलाश थी, इसलिए हम खामोशी से तुम्हारे साथ आ गए और मैं तुम्हारी हर बात मानता चला गया। मुझे ये भी यकीन था कि तुम हमारी असलियत मालूम कर लोगी और ऐसा ही हुआ। लेकिन तुमने हमें सरकार के हवाले करने के बजाय अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी। तुम्हारी नज़रें रत्ना पर थीं और ये भी इत्तफाक है कि उस रोज़ किसी राजकुमार ने इसे तुम्हारी गाड़ी में देख लिया था। तुम्हें यकीन हो गया था कि रत्ना तुम्हारे लिए सोने की चिड़िया साबित होगी और तुम यहाँ के दौलतमंदों को दोनों हाथों से लूटोगी। और जब तुमने हमारी वीडियो फिल्म बनाई तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम यहाँ के बड़े बड़े लोगों को इस तरह भी ब्लैकमेल करती हो। इतनी दौलत ऐसे ही तो इकट्ठी नहीं हो जाती। रत्ना मेरी वो साथी है जिसने नागराज और बैला के खिलाफ जंग में कदम कदम पर मेरा साथ दिया। इसने मेरी खातिर एक बार नहीं बार बार मौत की आंखों में आंखें डालकर झांका है। जो औरत मेरे लिए मौत के मुंह में छलांग लगा सकती है, क्या तुम समझती हो कि मैं इसे धोखा करूंगा?
और इसे तुम जैसी शैतान औरत के रहमो करम पर छोड़कर भाग जाऊंगा? तुम पछताओगे, सीता ने कहा, और फिर इसने अचानक ही उठकर दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। मगर रत्ना मुझसे ज्यादा फुर्तीली साबित हुई। इसने जल्दी से टांग आगे कर दी। सीता इसकी टांग से उलझकर लड़खड़ाती हुई दरवाजे में गिरी और इससे पहले कि वो संभलने की कोशिश करती, रत्ना ने इसे छाप लिया। वो दोनों एक दूसरे को रुगेती हुई रहदरी में आ गई। दोनों के मुंह से बिल्लियों जैसी गुर्राहटें निकल रही थी। मैं करीब खड़ा दिलचस्प नज़रों से उन्हें लड़ते हुए देख रहा था। दोनों ने साड़ियाँ पहन रखी थी और दोनों बार बार अपनी ही साड़ियों में उलझ रही थी। दोनों के ब्लाउज फट गए थे और बाल चिड़ियों के घोंसले की तरह बिखर गए थे। रत्ना सीता पर हावी थी। इसने जल्दी सीता को जेल कर लिया और इसके सीने पर सवार होकर इसके नरखे पर पंजे जमा दिए। सीता अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर रत्ना में न जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। सीता की आंखें हल्कों से उबल रही थी। इसके हलक से खरखराहट की सी आवाज़ निकल रही थी। इसकी कुव्वत मुदाफ़त भी ख़त्म हो गई थी और आखिरकार वो बेहिस्सो हरकत हो गई। मगर रत्ना ने इसके गले से हाथ इस वक्त तक नहीं हटाए जब तक इसकी मौत का यकीन नहीं हो गया। रत्ना इसे छोड़कर दीवार से टेक लगाए बैठी रही। अब जल्दी से उठकर अपना हुलिया दुरुस्त करो ताकि हम यहाँ से निकल चले, मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा। रत्ना ने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर उठकर सीता वाले कमरे में घुस गई। मैं अपने कमरे से सूटकेस निकालकर लाउंज में आ गया था। रत्ना तकरीबन 15 मिनट बाद कमरे से बाहर आई। इसने अपने बाल वगैरह दुरुस्त करके सीता ही की एक और साड़ी पहन ली थी। हम दोनों बरामदे में आ गए। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और सूटकेस उठाए बरामदे से उतरकर कार में आ गया। चाबियों का गुच्छा कार में लगा हुआ था। मैंने सूटकेस डिग्गी में रखा और रत्ना की तरफ देखते हुए कहा, तुम कार स्टार्ट करके लाओ, मैं गेट खोलता हूँ। मैं दौड़कर गेट के करीब पहुँच गया। इस दौरान रत्ना भी कार को घुमाकर इस तरफ ले आई थी। मैंने गेट खोल दिया था। रत्ना ने कार बाहर निकाल कर रोक ली। मैंने गेट बंद किया और कार की पैसेंजर सीट पर बैठ गया। रत्ना ने कार दाएं तरफ मोड़ ली और इसकी रफ्तार बढ़ाती चली गई। सीता ने गलत नहीं कहा था। शहर में वाकई चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद थी। अहम सड़कों पर बाज़ मकामात पर गाड़ियां रोककर चेकिंग भी की जा रही थी और मेरा ख्याल था कि यह सब कुछ बेकार था। ना तो मुझे कोई पहचानता था और ना ही रत्ना को। बेला ही ऐसी हस्ती थी जो हम दोनों की सूरत से आशना थी, लेकिन जाहिर है वो एक वक्त में सिर्फ एक ही जगह पर मौजूद हो सकती थी। बैक वक्त मुख्तलिफ जगहों पर इसकी मौजूदगी का तसव्वुर महाल था। इसमें शुबा नहीं कि बेला ने मेरा हुलिया बता दिया होगा, लेकिन हर शख्स इतना ज़हीन नहीं था कि महज बताए हुए हुलिये से किसी को शनाख्त कर लिया जाए। और फिर पिछले 3-4 दिनों के दौरान कुछ तब्दीली भी आ गई थी। इस दौरान शेव किसी हद तक बढ़ गया था और मूंछें तो मैंने उसी रोज़ साफ़ कर दी थी जब सीता हमें यहाँ लेकर आई थी। और फिर बेला ने मुझे ट्रेन में अकेले ही देखा था। इसे मालूम नहीं था कि मेरे साथ कोई और था भी या नहीं। अगर था भी तो वो कौन था, कोई मर्द या औरत। बहरहाल बहुत सी बातें थी जो मेरी शनाख्त के सिलसिले में दूसरों के लिए उलझन पैदा कर सकती थी। रत्ना कार को शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाती रही। शहर से बाहर जाने का रास्ता इसे मालूम था और न मुझे। रास्तों से अदम वाकफियत की वजह से हम घूमते हुए क्लॉक टावर की तरफ निकल आए। घंटा घर चौक का ये इलाका शहर का सबसे बारौनिक इलाका था। चेकिंग इस तरफ भी हो रही थी। पुलिस वाले हर तरफ दंदनाते फिर रहे थे और मेरे ख्याल में वो चुगत ही थे जो इस तरह मुकम्मल शनाख्त के बगैर किसी को तलाश करते फिर रहे हों। इस इलाके में लातादार रेस्टोरेंट और कई छोटे बड़े रिहायशी होटल भी थे। इन होटलों में लोगों को तंग तो किया जा सकता था, मगर किसी को तलाश करना मुमकिन नहीं था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी तशवीश बढ़ रही थी। अंदेशा इस बात का था कि अगर सीता का कोई जानने वाला इसके बंगले पर पहुंच गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जाहिर है हमें सीता के बंगले में किसी ने नहीं देखा था, मगर इसकी कार की तलाश शुरू हो सकती थी। सीता इस शहर की बहुत मारूफ शख्सियत थी और मुझे यकीन था कि बहुत से लोग इसकी कार को भी पहचानते होंगे और कार की शनाख्त हमारे लिए मसला बन सकती थी। सबसे ज़्यादा अंदेशा मुझे शारदा की तरफ से था। वो आज किसी भी वक्त वापस आ सकती थी। इस तरह तो हम पूरे शहर में घूमते रहेंगे और हमें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त हम न जाने कहाँ कहाँ घूमते हुए उम्मीद भवन की तरफ निकल आए थे। बेहतर होगा कि किसी से रास्ता पूछ लिया जाए। रत्ना ने कार एक मोड़ पर रोक ली जहाँ एक नारियल फरोश की रेडी खड़ी थी। रेडी के करीब एक नौजवान लड़की और एक मर्द खड़ा था। वो दोनों नारियल में स्ट्रॉ लगाए इसका पानी पी रहे थे। और भाया मैंने नारियल फरोश की तरफ देखते हुए कहा, मंदौर जाने का रास्ता किस तरफ को है? इस औरत और मर्द ने हमारी तरफ देखा था। रेडी वाला अपना काम छोड़कर कार के करीब आ गया और कदरे झुककर रत्ना को रास्ता समझाने लगा। वो हाथ से इशारा कर रहा था, मगर इसकी नज़रें रत्ना के गिरेबान में झांक रही थी। रत्ना ने एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ा दी। मंदौर जोधपुर से 5-6 मील के फासले पर पुराना शहर था। सदियों पहले ये शहर इस खित्ते का मरकज़ हुआ करता था, मगर जोधपुर की तामीर के बाद ये शहर वीरान हो गया था। अगरचे अब भी यहाँ आबादी थी, लेकिन शहर की वो हैसियत नहीं रही थी जो पहले थी।
यहाँ लातादाद और कदीम तारीखी इमारतें थीं, आलीशान महल थे, हवेलियाँ थी और अब लोग इन्हीं तारीखी इमारतों को देखने के लिए यहाँ आया करते थे। हमारा इन कदीम और तारीखी इमारतों को देखने का कोई इरादा नहीं था। मंदौर की तरफ जाने वाली सड़क ही दरअसल आगे नागौर की तरफ चली गई थी। नागौर अगरचे 3-4 घंटों के फासले पर था। एक मोड़ पर 2 पुलिस वाले खड़े थे, इनमें से एक बेड़ी के कश लगा रहा था। रत्ना ने इनके करीब कार रोक ली। दोनों पुलिस वाले एकदम होशियार हो गए। रत्ना ने एक पुलिस वाले को इशारे से करीब बुलाया तो दोनों भागे चले आए। तुम में से कोई बता सकता है कि मंदौर का रास्ता किस तरफ है? रत्ना ने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। इन दोनों ने मुख्तलिफ सिमतों में इशारा किया था। जाहिर है दोनों तरफ से कोई ना कोई रास्ता इस तरफ जाता होगा। तुम लोग किस ड्यूटी पर हो? मेरा मतलब है कोई ख़ास ड्यूटी या गश्त? रत्ना ने इस मरतबा फिर बारी बारी दोनों की तरफ देखा। पूरे शहर की पुलिस एक मफरूर को तलाश कर रही है जी, एक पुलिस वाले ने जवाब दिया। लेकिन हम जानते हैं कि वो मफरूर हिंदुस्तान की सरहद भी पार कर चुका है। और क्या? दूसरे ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो 4 दिन तक यहाँ तो नहीं टिका रहेगा। हम तो यूं ही टाइम पास करते हैं देवी जी। एक बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की थी कि इन दोनों ने मुझे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। वो दोनों रत्ना ही की तरफ देख रहे थे। ये सीता देवी की गाड़ी है ना देवी जी? एक कांस्टेबल ने कहा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था, बहुत से लोग सीता की कार को पहचानते थे। हाँ, ये सीता देवी की कार है, रत्ना ने जवाब दिया। हम सीता के मेहमान हैं, बम्बई से आए हुए हैं। मंदौर देखने के इरादे से घर से निकले थे, मगर 1 घंटे से भटक रहे हैं। पता नहीं चलता किस तरफ जाना है। इस शहर में नए आए हैं ना, पहली मर्तबा। हम आपकी कोई मदद करें देवी जी? एक कांस्टेबल ने कहा। हमारा मतलब है आपके साथ गाड़ी में बैठ जाऊँ और रास्ता बताता रहा। हाँ, ये ठीक है। रत्ना ने गर्दन हिलाई और मेरी तरफ देखकर मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा दी। ऐसा करो, तुम दोनों गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें इनाम देंगे और सीता देवी से कहकर और भी इनाम दिलवाएंगे। एक पुलिस वाले ने फौरन ही कार के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख दिया, मगर दूसरा कुछ हिचकिचा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर दरवाजे की लॉक नाब हटा दी। क्यों भाया, तुम क्यों नहीं बैठे? मैंने दूसरे पुलिस वाले से कहा। हम का ड्यूटी सड़क पर है साहब जी, इसने जवाब दिया। इंस्पेक्टर साहब आगे हो तो हम का नौकरी से निकाल देंगे। इंस्पेक्टर कुछ नहीं कहेगा, तुम बैठो, मैंने कहा। कोई रास्ते में पूछे तो कह देना कि इसी साहब ने तुम्हारी ड्यूटी हमारे साथ लगाई है। सीता देवी को तुम जानते हो, कोई गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेगी। दूसरा पुलिस वाला भी हिचकिचाता हुआ अपने साथी के पास पिछली सीट पर बैठ गया। इन दोनों के पास क्लाशनकोफ किस्म की राइफलें थीं जो उन्होंने अपने पैरों के बीच में खड़ी कर ली थी। मुझे रास्ता बताते रहना, रत्ना ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा। पहले तो खब्बे पासे को मोड़ लो देवी जी, आगे का रास्ता फिर बताते रहेंगे, एक पुलिस वाले ने कहा। अगले मोड़ पर रत्ना ने कार बाएं तरफ मोड़ ली और फिर वो पुलिस वाला रास्ता बताता रहा। तकरीबन 20 मिनट बाद कार शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर पहुंच गई, मगर कुछ आगे जाने के बाद रत्ना को कार की रफ्तार कम कर लेनी पड़ी। आगे एक आरजी पुलिस चौकी बनी हुई थी और सड़क पर बैरियर लगा हुआ था। इस बैरियर के करीब कम से कम 4 पुलिस वाले नजर आ रहे थे। रत्ना ने बैरियर के करीब पहुंचकर कार रोक ली। इन 4 पुलिस वालों ने कार को घेरे में ले लिया। एक 5वां पुलिस वाला सड़क से जरा हटकर दरख्त के साए में कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो भी उठकर करीब आ गया। वो सब इंस्पेक्टर था और जाहिर है इस पार्टी का इंचार्ज वही था। इसने पहले कार को देखा, फिर झुककर मुझे घूरा और फिर घूमकर ड्राइविंग साइड पर आ गया। इसने पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों कांस्टेबलों को देख लिया। इन दोनों ने बैठे बैठे ही अपने अपने हाथ माथे पर रख दिए थे। ये कार तो सीता देवी की है। आप लोग कौन है और कहाँ जा रहे हैं? सब इंस्पेक्टर ने झुककर रत्ना से पूछा। इसकी नज़रें भी रत्ना के चेहरे से फिसलती हुई ब्लाउज में रिंग गई थी। मैं सीता की कज़न हूँ और ये मेरे पति हैं, रत्ना ने पुरसुकून लहजे में कहा। हम लोग कल शाम को बम्बई आए हैं, मंदौर शहर देखने जा रहे हैं। सीता मसरूफियत की वजह से हमारे साथ नहीं आ सकी। इसने बताया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए सीता के एक दोस्त पुलिस ऑफिसर ने ये 2 कांस्टेबल हमारे साथ कर दिए हैं। रत्ना ने बात करते हुए इस अंदाज में पहलू बदला था कि सब इंस्पेक्टर की आंखों में चमक सी उभर आई। सिर्फ मंदौर या कहीं और भी जाने का इरादा है? इसने पूछा। सिर्फ मंदौर, रत्ना मुस्कुराई। बड़ी तारीफ सुनी है वहाँ की तारीखी इमारतों की, 2-3 घंटों में वापसी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।